ओम श्री गंगन नमः। श्री गणेश की वंदना कर तिनके स्वामी मंगल देव श्री राम भक्त हनुमान तथा उनके उनके स्वामी श्री राम की आराधना कर इष्ट देव का ध्यान धर गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण शुद्ध और प्रस्तुत आज के दैनिक पूजा। महापर्व छठ उल्लासपूर्ण मनाया जा रहा है और इस शुभ अवसर पर हम सूर्य देव से कामना करते हैं कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो। छठ पर्व के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और आपका यह सूर्य की रोशनी, सूर्य का प्रकाश यश कृति के रूप में आप पर बस। इन्हीं शब्दों के साथ हम प्रस्तुति में चलते। दैनिक पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और इसमें छवि ध्वनि तथा उदाहरण के तौर पर एक किसी के महान व्यक्ति जिनका जन्म तिथि है उनका जन्म विवरण हम गूगल से लिए हैं। डेटा जो भी लिए गए हैं दैनिक पंचांग से लिए गए हैं और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से सफलपूर्वक पहुंचाई जाती है। पंचांग जिस प्रकार 5 भागों में हुआ करता है, यह प्रस्तुति भी 5 भागों। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी पहले भाग में से पंचांग मुहूर्त और मुहूर्त को लेकर हम अलग प्रस्तुति लघु पंचांग के रूप में करते आ रहे हैं जो आपके सुझाव के अनुरूप है। दूसरा भाग नक्षत्र से संबंध है। चंद्रमा जन्म कुंडली में किस नक्षत्र में है और स्थायी रूप से और आज किस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, इनको हम इनका तालमेल कर यह देखने का प्रयास करते हैं कि आज नक्षत्र क्या बोल रहे हैं, तारीख क्या बोल रहे हैं। इसे ताराबलन कहा जाता है और यह मूलतः नव तारा चक्र पद्धति पर आधारित है जिसकी विस्तृत चर्चा हम प्रस्तुति में करेंगे। तीसरा भाग नक्षत्र की भांति ही चंद्रमा जिस राशि में है और जिस राशि में कुंडली में है और जिस राशि में आज भ्रमण कर रहे हैं उसके अनुसार आज कैसे दिन होने के संकेत। इसे राशि के अनुसार हम देखते हैं। जो चंद्रमा जिस राशि में होते हैं वही आपकी जन्म राशि होती है। लगन राशि या अन्य राशियां नहीं ली गई। चौथा भाग चौघड़िया से संबंध रखता है। यह शुभ और अशुभ मुहूर्त बताता है। बहुत ही कारगर यह है और इसका उपयोग दैनिक कार्यों से लेकर विशेष कार्य, विशेष प्रयोजन, विशेष आयोजन, पहली बार किए जाने वाले कोई कार्य, गृह प्रवेश से लेकर अन्य उद्घाटनों में आदि आदि में इसके उपयोग किए जाते हैं। और जहां भी किसी भी इस कार्य को करने में जहां शुभता की आशा हो उसमें उसका उपयोग करें। विस्तृत चौघड़िया की उपयोगिता काफी अधिक है इसलिए हमने हिंदी और अंग्रेजी में यूट्यूब पर पोस्ट भी डाला है। यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया अंग्रेजी में, चौघड़िया की उपयोगिता हिंदी में। यह काफी उपयोगी है इसलिए आप विस्तृत करेंगे। विस्तृत चर्चा कुछ हम प्रस्तुति में करें। पांचवा और अंतिम भाग अंक ज्योतिष के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना। अंकों के अंक में हम जन्म लेते हैं
उन्हीं के अंकों के अंक में ही हम पढ़ते हैं, अंकों के सानिध्य में ही हम आगे बढ़ते हैं, और अंकों के लिए ही हम हमारी प्रतिस्पर्धाएं होती है। जितने भी प्रतिस्पर्धाएं हैं वो अंकों के लिए होता है। अंक हर पग पग पर काम आता है, इसलिए अंक ज्योतिष को सीखना आज के दिन में जरूरी है। और यह सीखना कोई भारी काम नहीं है, कोई कठिन कार्य नहीं है, क्योंकि अंक ज्योतिष 1 से 9 तक यह काम करते हैं। शेष अंक जब भी 1 से 2 अंकों से ज्यादा का अंक हमारे पास आता है, तो उनमें प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़ लिया जाता है, तब उसकी गणना में उसका उपयोग किया जाता है। किंतु शून्य की को गणना में नहीं दी जाती, क्योंकि वह अनिश्चितता को दर्शाता है। तो विस्तृत चर्चा हम प्रस्तुति में करेंगे। इसका 2 भाग है। अंक ज्योतिष की प्रस्तुति का पहला भाग, अंक ज्योतिष पर संक्षिप्त चर्चा, जिससे वो सीखने के उद्देश्य से सीखने और सिखाने के उद्देश्य से ये प्रस्तुति। और चूंकि अंक ज्योतिष 1 से 9 अंक तक ही कार्य करते हैं, इसलिए इसकी उपयोगिता, इसको सीखना बहुत आसान है, समझना बहुत आसान है, और इसका उपयोग भी करना बहुत आसान। और यह यदि हर परिवार में एक अंक ज्योतिषी हो जाए, फिर आरंभ से ही अंकों का जो सामंजस्य है, अंकों का जो असंतुलन है, वह न होकर के संतुलित रहे, और फिर समस्याएं कम हो, ऐसी संभावना। तो उद्देश्य यही है। दूसरा इसी का भाग, इसी में आज के अंक, आज के बारे में क्या कह रहे हैं। विभिन्न तिथियों को जन्मे, किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्मे जाते हैं। तो प्रस्तुति में चर्चा करेंगे विस्तार से। आगे बढ़ते हैं और पंचांग का के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में सही भी है, शुभ मुहूर्त जानने का माध्यम है, परंतु इससे शुभ और अशुभ मुहूर्त के अलावा हम कुछ अधिक भी जानकारी प्राप्त करते हैं। यह व्यक्ति के निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, यह आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की महत्ता को देखते हुए जीवन में हम पंचांग का अनुसरण करके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाएं। साथ ही साथ प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन को अधिक सफल, अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकें। तो ये रहा हमारा आज का पहले भाग की थोड़ी सी चर्चा पंचांग। जय श्री राम। जय श्री राम। और अब आपको हम लेकर आए हैं पहले भाग। आज का दिन दिनांक 28 अक्टूबर 2025, माह कार्तिक, पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1947, विश्व विक्रम संवत 2082 कलायुग, और कलयुग का 5124। आज का सूर्योदय 5:55 पर, सूर्यास्त 5:11 तक, सनराइज एट 5:55 AM, सनसेट एट 5:11 PM। आज का दिशा सूर्य उत्तर है। गुरु खाकर आज का दिशा सूर्य उत्तर है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई, तो गुरु का सेवन कर यात्रा में सुखता है। पंचांग के 5वां अंग वार मंगलवार, तिथि प्रातः 7:59 तक खष्टी जो दंदा तिथि के अंतर्गत आता है, उसका सप्तमी जो भद्रा तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र अपराह्न 3:45 तक पूर्वाषाढ़ा, उसके बाद उत्तराषाढ़ा। योग प्रातः 7:51 तक सुकर्मा, फिर त्रेती। करण प्रातः 7:59 तक तैतिल, फिर गर्भ, और उसके बाद रात्रि के 8:45 तक गर्भ, फिर वनिश। ये रहे हमारे शुभ और अशुभ मुहूर्त। सॉरी, ये हमारे पंचांग के 5वां। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व हम भोलेनाथ का वास देखते हैं कि भोलेनाथ का वास आज कहाँ है। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। तो जब तक शुक्ल पक्ष षष्ठी है, यानी 7:59 प्रातः तक,
देवादिदेव शिव नंदी पर सवार हैं, जो कि शुद्ध है और अभिष्ट सिद्धि के लिए काफी उपयोगी है। वहीं शुक्ल पक्ष सप्तमी आने के बाद वे पीड़ा में होते हैं और इसलिए वह शुभ नहीं है। भोजन में होते हैं इसलिए वो पीड़ादायक, इसलिए यह शुभता इसमें नहीं है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त के में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:10 से 11:56 दिन तक, अमृतकाल दिन के 10:29 से 12:15 दिन तक, त्रिपुष्कर योग अपराह्न 3:45 से 5:56 तक, रवि योग प्रातः 5:55 से 3:45 अपराह्न तक। यहाँ आपको बता दें त्रिपुष्कर योग अपराह्न 3:45 से कल के भोर के 5:56 तक, कल के सूर्योदय तक, सूर्योदय तक। रवि जो प्रातः 5:55 से उपरांत 3:45 तक, विजय मुहूर्त अपराह्न 1:26 से 2:11 तक, गोधूली बेला संध्या 5:11 से 6:36 तक, और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:08 से 11:59। ये रहे हमारे शुभ मुहूर्त। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ जब तक साधना तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करता। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अशुभ मुहूर्त राहु काल अपराह्न 2:22 से 3:47 तक, गुलिक काल दिन के 11:33 से 12:58 तक, वर्ज्य मुहूर्त यमगंड प्रातः 8:44 से 10:09 दिन तक, और वर्ज्य मुहूर्त देर रात्रि मध्य रात्रि कहें 0:20 से रात्रि के ही 2:03। ये है हमारे महत्वपूर्ण सुवर्ण शुभ ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखते हैं, जो स्थानीय समय पटना के 5 बजे प्रातः का है। अंश के अनुसार मंगल देव आज राशि आज राशि परिवर्तन कल किए हैं, इसलिए ये कमजोर अवस्था में है, शिशु अवस्था में। बुध देव और बृहस्पति देव ये भी शिशु अवस्था में है। वहीं शनि देव वक्री चल रहे हैं, इसलिए अंश का ह्रास हो रहा, और यही वजह है ये बाल्यावस्था में। शेष ग्रह सभी मजबूत स्थिति में है, और इस प्रकार मित्र राशि में 3 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह, सम राशि में 3 ग्रह, स्व राशि में 1 ग्रह। राशि के अनुसार जो कि हम चंद्रमा राशि के अनुसार विभिन्न ग्रह जिस विभिन्न राशियों में जो है उसके अनुसार हम देखते हैं। तो मित्र राशि में 3 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह, सम राशि में 3 ग्रह, स्व राशि में 1 ग्रह। मंगल देव के राशि में 2 ग्रह, बृहस्पति की राशि में 2 ग्रह से, और सूर्य तथा चंद्रमा की राशियों में एक एक ग्रह है। केतु, चंद्रमा, शनि और बुध, सूर्य नहीं, केतु, चंद्रमा, शनि और बुध, इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, इसलिए ये स्वतंत्र ग्रह। बृहस्पति के नक्षत्र में 5 ग्रह, शुक्रदेव के नक्षत्र में 2 ग्रह, मंगल देव के नक्षत्र में 1 ग्रह, राहु देव के नक्षत्र में 1 ग्रह। तो केतु इस प्रकार यदि देखें तो केतु मंगल देव और राहु देव के नक्षत्र में एक एक ग्रह, केतु सूर्य चंद्र शनि बुध के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं। चंद्रमा बृहस्पति के राशि में और बृहस्पति चंद्रमा की राशि में, इसलिए दोनों का राशि परिवर्तन, क्योंकि चंद्रदेव धनु की राशि में है, धनु के स्वामी बृहस्पति देव होते हैं, और बृहस्पति देव कर्क राशि में है, जो जहां वे उत्तमता को प्राप्त करते हैं। यानी बृहस्पति देव चंद्रमा की राशि में, सॉरी चंद्रदेव धनु राशि में, धनु राशि शुक्र का है, बृहस्पति का है, और बृहस्पति देव कर्क राशि में है, जो कि चंद्रमा का है, इसलिए दोनों का आपस में राशि परिवर्तन। आज 10:14 तक चंद्रदेव का राशि परिवर्तन भी है, जब धनु से वो मकर में जाए तब यह स्थिति समाप्त हो जाएगी। अब आपको हम ले चलते हैं दूसरे भाग। स्वागत है आपका दूसरे भाग में।
चंद्रमा 3:45 पर राशि पर नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं। आपको हम लाए हैं जब वो नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। इसे तारा बल कहते हैं। तारा बलन के समक्ष जो हॉरिजॉन्टल कॉलम है वह चंद्रमा से संबंध रखता है कि चंद्रमा आज किस नक्षत्र में गोचर कर रहा है। और ताराबलन के नीचे जो वर्टिकल रोज है वह दिखाता है कि चंद्रमा जन्म कुंडली में किस नक्षत्र में बैठे हुए। इस प्रकार दोनों का ताल मिलकर हम फलित निकालते हैं कि आज का दिन कैसा था। आज विभिन्न नक्षत्र की जन्म जातकों के लिए आज का तारा क्या कहता है। कुल 9 परिस्थितियां बन सकती है। जन्म, संपत्ति, जब आपका तारा आज का जन्म, संपत्ति, विपत, क्षेम, प्रत्यरि, साधक, नैधन, मित्र, अति मित्र में हो। और जब भी यह स्थिति बनती है तो 9 स्थितियों में से जन्म, विपत, प्रत्यरि और नैधन्य जो स्थिति बनती है जिसमें तारा यदि रहता है तो वह शुभ नहीं है, शुभता को संकेत देता है। वहीं संपत, क्षेम, प्रसादक, मित्र, अति मित्र होने पर वह शुभ संकेत देता है। यानी शुभ स्थिति बनती है। संपत, क्षेम, साधक और मित्र अति मित्र में बनता है तो शुभ स्थिति बनती है। ताराबलम मुख्यतः चंद्रमा से संबंध रखता है जो कि आज के बारे में बताता है। लेकिन यह मूलतः नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है जो विभिन्न किसी भी जातक के लिए विभिन्न ग्रह क्या फल देंगे वह इससे जाना जा सकता है। चंद्रमा से संबंध जब हम ताराबलन को देखेंगे तो आज के बारे में पता चलेगा यदि विभिन्न नक्षत्रों के बारे में देखना चाहते हैं। और इस प्रकार चंद्रमा विभिन्न ग्रह, चंद्रमा सहित विभिन्न ग्रह कैसा फल देंगे विभिन्न जातकों के लिए यह इसमें से हम देखें। यदि आज का जातक यदि आज का जातक शुभ तारा में नहीं है तो उसे शुभ कार्यों का तो टालना चाहिए, उसमें टालना चाहिए और अशुभ तारा के आने का शुभ तारा का आने का इंतजार करना चाहिए। जब तक अशुभ तारा है तब तक कोई भी शुभ कार्य न किए जाए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। नौ तारा चक्र पद्धति जो है मूलतः इस सिद्धांत पर है कि 27 कुल नक्षत्र जो होते हैं वही ग्रह के फल देते हैं, ग्रह नक्षत्र के फल नहीं देते। तो 27 नक्षत्र हैं, 9 ग्रह। किन नक्षत्रों को किससे जोड़ा है और उसका फलित कैसे करते हैं। तो चलिए 27 नक्षत्रों को 3 श्रेणियों में बांटा गया। 9 नक्षत्रों का समूह बना के 3 नक्षत्रों में बांटा गया और यह सूची आपके समक्ष प्रस्तुत है। अब ग्रहों को जो रखा गया वह 9 तारा चक्र पद्धति में ग्रहों को जो रखा गया वो केतु से आरंभ हुआ और बुध तक गया। यानी केतु पहला ग्रह, शुक्र दूसरा, शनि तीसरा, चंद्रमा चौथा, मंगल पांचवा, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि, नौवां बुध। इस तरह से सूची बनी। अब पहला जो नक्षत्र है हर श्रेणी में से यानी पहले में से पहला, दूसरे में से 10वां, तीसरे में से 18वां, 19वां नक्षत्र जो बने उनके स्वामित्व फिर गुना बता दें। पहले से पहला, दूसरे से 11वां, सॉरी 10वां, पहले से पहला, दूसरे से 10वां और तीसरे से 19वां नक्षत्र को लेकर उनका स्वामित्व केतु देव को दिया गया। उसी क्रम में दूसरा 11वां 20वां नक्षत्र का स्वामित्व शुक्रदेव को, तीसरा 12वां 21वां नक्षत्र का स्वामित्व सूर्य देव को दिया गया। और इसी क्रम में आगे बढ़ते बढ़ते 27वां 9 नक्षत्र जो हुए, 9वां 18वां 27वां नक्षत्र का स्वामित्व 9वें ग्रह बुध को दिया गया। और यह सूची इस प्रकार काफी उपयोगी सूची है, आप इसे सहेज कर रख सकते हैं। और अब हम देखते हैं कि आज इसे फलित कैसे करें। फलित करने हेतु चंद्रमा जिस नक्षत्र में जन्म कुंडली में है उनके ग्रह को पकड़िए
और जब उसके ग्रह को पकड़ते हैं, नक्षत्र को, सॉरी, उनके नक्षत्र को पकड़िए। चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र को पकड़िए और उनके स्वामी जो ग्रह बनते हैं उन्हें देखें। और पहला ग्रह जो जन्म नक्षत्र के स्वामी जो बने, वे पहला ग्रह वही होते हैं, गणना वहीं से आरंभ होती है। और फिर घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हैं, दूसरा ग्रह आगे बढ़ता है, दूसरा तीसरा इसी क्रम में चलता है। बुध तक आने के बाद पुनः केतु से अपनी यात्रा आरंभ। और दशा महादशा भी इसी क्रम में चलती है, यानी जातक का जन्म जब होता है तो उसी दशा महादशा में होता है जो उनके नक्षत्र के स्वामी हुआ करते हैं। साथ ही साथ फलित करते वक्त हम हमेशा एक ग्रह जो हमारे हुए वो तीनों नक्षत्र के एक ही फल देंगे। एक ग्रह में तीन फल नक्षत्र होते हैं। यदि किसी जातक का जन्म चित्रा में हुआ है तो वही फल मृगशिरा और शर्विष्ठा नक्षत्र के जातकों के लिए भी होगा। तो अब उदाहरण स्वरूप आज लेते हैं कि किसी व्यक्ति का जन्म चित्रा नक्षत्र में हुआ है, तो मृगशिरा, चित्रा और शर्विष्ठा नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए मंगल शुभ ग्रह बन के आते हैं। मंगल जन्म ग्रह बन के आते हैं, शुभ ग्रह नहीं, जन्म ग्रह बन के आते हैं। और यहीं से गणना आरंभ होती है। यहां से दूसरा, चौथा, छठा, आठवां ग्रह, आठवां, नौवां, ये शुभ कार्य हो। तो चंद्रमा से अगर मंगल से देखा जाए तो राहु दूसरा ग्रह बने, शनि तीसरा, बृहस्पति तीसरा, शनि चौथा, बुध पांचवा, केतु छठा, शुक्र सातवां, सूर्य आठवां और चंद्रमा नौ। तो मंगल में जन्मे जातक के लिए सूर्य और चंद्रमा मित्र और मित्र होंगे, क्योंकि ये आठवां नौवां नक्षत्र में ग्रह बने। और इसी क्रम में हम फल देखते हैं। अब चंद्रमा, यदि मंगल के नक्षत्र में जन्मे जातक हैं तो राहु, शनि, शुक्र, शनि, केतु, शुक्र, सूर्य और चंद्रमा इनके लिए शुभकारी। वहीं पहला, तीसरा, पांचवा और सातवां ग्रह शुभकारी होंगे। पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां ग्रह कौन बने? पहला ग्रह मंगल को, दूसरा ग्रह बृहस्पति, तीसरा बृहस्पति, पांचवा बुध और सातवां शुक्र, ये इनके लिए शुभकारी हो। इस नक्षत्र का फल जो भी होगा वह शुभकारी होगा। तो शुभ कौन से ग्रहों का फल शुभकारी होगा, मंगल के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए कौन से अशुभकारी होगा, यह हम घर बैठे जान सकते हैं बिना किसी ज्योतिषी के संपर्क के। और स्वाभाविक है कि पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां जो होंगे वो अशुभकारी होंगे, ये पूरे जीवन पर्यंत। और किसी भी मंगल के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए यही परिणाम हो। तो ऐसी स्थिति बनती है। और उसके बाद यदि हम अब ये दशा महादशा का फल अग्रिम रूप से जान सकते हैं, जब इसको जान गए, और कौन से हम अपने जो शुभ कार्यों का निष्पादन शुभ दशा के काल में हम कर सकते हैं योजनाबद्ध तरीके से, वहीं अशुभ ग्रह की आने की परिस्थिति में मानसिक रूप से हम अपने को तैयार कर सकते हैं ताकि पीड़ा कम। उसी तरह से जन्म कुंडली में बैठे ग्रह कौन से शुभकारी शुभ फल देने की अवस्था में है, कौन से शुभ फल देने की अवस्था में नहीं है, इसको पहचाना जा सकता है। और अंत में जीवन में हमसे मिलने वाले जो भी व्यक्ति हैं वे कैसा हमारा फल देंगे, उनके नक्षत्र के अनुसार अपने नक्षत्र को मिलाकर हम ये फल देख सकते हैं कि वो हमारे लिए कितने साधक, किस श्रेणी में आते हैं, यानी जन्म में, विपत में, प्रत्यय में या नतन में, या संपत, क्षेम, साधक, मित्र, तो उसी के अनुसार हम उनसे फलित की अपेक्षा कर सकते हैं। यदि जातक हमारे लिए विपत का कारक है, जिससे हम पार्टनरशिप कर रहे हैं, और वो विपत का कारक है, तो उसको फल कहाँ से आएगा?
इसलिए हम ग्रहों को पकड़कर नौ तारा चक्र पद्धति से हम ग्रहों को जान सकते हैं कि कौन से ग्रह हमारे लिए शुभकारी हैं जीवन पर्यंत के लिए, और उसी अनुसार हम अपने कार्यों को कर सकते हैं। और इसकी उपयोगिता बहुत अधिक है, इसलिए हमने YouTube पर अलग ही वीडियो पोस्ट करके रखा है। अद्भुत पद्धति नौ तारा चक्र पद्धति, आप उसे संदर्भित करें, देखें, नोट करें, क्योंकि उसमें भगवान राम, माँ सीता, पवन पुत्र हनुमान की भी कुंडली रखी है, और उसको एनालिसिस करने का कोशिश किया है कि नौ तारा चक्र पद्धति से शुभता कितनी अच्छी। तो अब हम आपको ले चलते हैं ताराबल में। ताराबल चार्ज का चंद्रमा ताराबल क्या कहता है? तो 3:45 तक चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है, उसके बाद ये कृतिका में जाता है, उसके बाद ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जाता है। और यदि हम जातक को देखें, भरनी पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में देखें, तो जातक का पहला भाग जन्म में पड़ता है, दूसरा भाग संपत्ति पर पड़ता है। स्वाभाविक है, पहला भाग निश्चित फल देगा, पीड़ादायक होगा, दूसरा भाग संपत्ति का कारक है, धन धान्य से धन धान से भरने की संभावना है, संपत्ति का कारक। वही यदि हम दूसरे किसी को, यदि ग्रह को लेते हैं, दूसरे नक्षत्र को, तो पुनर्वसु पुनर्वसु विशाखा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म जातक के लिए ये पहला भाग प्रत्येरी का है, उसके बाद दूसरा भाग सात का है। यानी प्रत्येरी अशुभ फल देंगे, साधक शुभ फल देंगे। यदि शुभ फल के हम शुभ फल की अपेक्षा करनी हो, तो हम प्रत्येरी में काम नहीं करेंगे, शुभ कार्य का साधक में करेंगे, इंतजार करेंगे। उसी तरह यदि कोई भी नक्षत्र में अगर अशुभ की स्थिति में हो, तो उसे टालने का कोशिश करेंगे, दैनिक कार्यों में सावधान रहेंगे, साथ ही साथ अशुभता की अपेक्षा अशुभता संभावना ज्यादा होगी, शुभता की संभावना कम होगी। तो आज इतना ही, कल पुनः, सॉरी, और उसके बाद उपाय के तौर पर आप, अक्सर लोग पूछते हैं कि उपाय क्या करना चाहिए, तो आपको यही बता दें कि उपाय जो भी है किताबों में वह उपयोगी नहीं है, इसलिए जोखिम नहीं लें। जब भी आपका शुभ तारा में आज का तारा हो, तो शुभ कार्य करने शुभ कार्य को आरंभ न करें, दैनिक कार्य को वृत्ति को टालें, तय करें, तथा शुभ तारा आने का इंतजार करें। जानकारी हेतु हम आपके पास समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं कि परिहार क्या है, किंतु यह पुष्ट है, इसका उपाय न कर जो उपाय कर जोखिम न लें। जानकारी के लिए, आज का तारा यदि जन्म में पड़ता है तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान, विपद में पड़ता है तो गुड़ का दान, प्रत्येक पड़ता है तो नमक का दान, और नैधन्य है तो भूत प्याज चढ़ानी। पुनः एक बार बता दें कि उपाय के लिए आप जो है कोई जोखिम नहीं लें, क्योंकि समस्या हो सकती है खड़ी। इस प्रकार यह प्रस्तुति यहाँ समाप्त होती है। तीसरे भाग में आपको लेकर आए, जो कि आज चंद्रमा का गोचर जिसके अनुसार है, उसके अनुसार कैसा हो। तो चंद्रमा का आज गोचर दिन के रात्रि के 10:14 में चंद्रदेव का राशि परिवर्तन है, जब एक चंद्रमा धनु राशि से मकर राशि में जाए। इसे चंद्रबलम कहा जाता है। चंद्रमा जिस राशि में जन्म कुंडली में बैठे हैं, जिस राशि में भ्रमण कर रहे हैं, उसे हम ताराबलम के नाम चंद्रबलम के नाम से जानते हैं। और यह केवल हम चंद्र राशि के अनुसार देखते हैं, लग्न राशि के अनुसार नहीं देखते। आज का जो चंद्रमा है, यह कह रहा है कि मिथुन, कर्क, तुला, धनु, कुंभ और मीन राशि के जातकों के लिए दिन उत्तमता के संकेत है।
और जब चंद्रमा मकर में प्रवेश करेंगे तब रात्रि 10:14 तक जब मकर में प्रवेश करेंगे तो मेष राशि के जातक के लिए मेष कर्क जब मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो मेष राशि, मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक और मीन राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत दे रहे हैं। श्रेष्ठ राशि वाले सावधान रहें, अपने स्थिति पर ध्यान रखें, दैनिक कार्यों में सावधानी बरतें, वाहन चलाते समय सावधानी बरतें तथा वाद विवाद आदि से दूर रहें। चौथे भाग में आपका स्वागत है, जो कि चौघड़िया से संबंध रखता है। चौघड़िया एक प्रकार का शुभ और अशुभ काल दर्शाता है। इसे हम किसी भी शुभ काम करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं, करते हैं। और चाहे वो कार्य पूजा पाठ से संबंधित हो, पहली बार काम किए जा रहे हो तब संबंधित हो, या कुछ भी, जब भी हम कोई कार्य कर रहे हैं उस समय भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो किसी भी कार्य में शुभता लाने हेतु हम चौघड़िया का उपयोग करते हैं। चौघड़िया, चूंकि हम 2 वीडियो पोस्ट किए हुए हैं, चौघड़िया की उपयोगिता हिंदी में, चौघड़िया की यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया अंग्रेजी में, इसलिए आपके लिए वह ज्ञानवर्धक और उपयोगी होने वाला है। आप उसे संदर्भित जरूर करें। कुल संक्षेप में यह बता दें कि कुल दिन के 8 चौघड़िया होते हैं, रात के 8 चौघड़िया होते हैं, किंतु सप्ताह का दिन 7 ही होता है। इसलिए 7 चौघड़िया का नामकरण हुआ। और जो पहला चौघड़िया होता है वही आदि का जो चौघड़िया होता है दिन का, वही अंत का चौघड़िया हुआ करता है। तो कुल 7 चौघड़िया का नामकरण हुआ, 7 साप्ताहिक दिन भी बने और उन्हीं से इनके संबद्ध हुए ये सातों चौघड़िया। और ये सातों दिन, सप्ताह के सातों दिन के स्वामी अलग अलग ग्रह हैं। तो स्वाभाविक है कि 7 जो ग्रह बने, 7 जो ग्रह इनके स्वामी बने, इनके अलग अलग कार्य भी हैं। इनका संबंध चौघड़िया से भी हो गया और इनका अलग अलग कार्य विशेष प्रयोजन के लिए भी है, विशेष उद्देश्य के लिए है, विशेष कार्य प्रदान करने के लिए है। इसलिए हर चौघड़िया का संबंध ग्रहों से और विशेष कार्य जो स्टेपल किया हुआ है, सॉरी, जो आपके समक्ष है, उनके लिए उपयोगी हो। तो सभी चौघड़िया किसी न किसी विशेष कार्य प्रयोजन के लिए उपयोगी हो। दिन का चौघड़िया काल बेला, वार बेला और राहु काल से ग्रसित हो सकता है, और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि। जब भी अशुभता से अधिव्याप्त स्थिति हो तो आपसे आग्रह है कि आप उस चौघड़िया को त्याग दें। अनुभव के आधार पर बोल रहे बता रहे हैं, अनुभव के आधार पर एक जानकारी आपको दे रहे हैं, और साथ ही साथ रिसर्च के आधार पर कि दिन का जो चौघड़िया होता है, चूंकि दिन सूर्य का होता है, शनि देव उनके शत्रु बनते हैं, इसलिए दिन का चौघड़िया, जो शनि का चौघड़िया है, शनि का जो चौघड़िया है वह है काल चौघड़िया। वह दिन में काल बेला से ग्रसित, दिन में, रात में नहीं, वह दिन में काल बेला से ग्रसित होता है, काल चौघड़िया। और रात्रि का जो चौघड़िया है वह बुध का चौघड़िया, लाभ चौघड़िया, वह काल रात्रि से ग्रसित होता है, क्योंकि बुध की शत्रुता चंद्रमा से होती है और शनि की शत्रुता सूर्य से देव से रहती है। इसलिए यह अनुभव के आधार पर किसी भी चौघड़िया को आप देखें तो यह पाएंगे कि दिन का चौघड़िया काल रात्रि चौघड़िया यह अशुभता से व्याप्त होता ही है, और रात्रि का चौघड़िया लाभ चौघड़िया काल बेला से ग्रसित। तो चलिए आज का चौघड़िया देखते हैं, आज का चौघड़िया कैसा है, क्या कह रहा है। तो आज का चौघड़िया देखिए, उद्वेग चौघड़िया जो सूर्य का चौघड़िया वार बेला से ग्रसित है, काल चौघड़िया काल बेला से ग्रसित है, और शुभ चौघड़िया राहु काल से ग्रसित। रात्रि का चौघड़िया लाभ चौघड़िया जो 6:47 से 8:22 तक है, और काल रात्रि। तो ये रहे आज का चौघड़िया पर प्रस्तुति। पांचवा और अंतिम भाग, अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। अंक
के बारे में संक्षिप्त चर्चा। और अंक आज क्या बोल रहे हैं, विभिन्न तिथियों को जन्मे, किसी भी तिथि को जन्मे जातक के लिए आज के अंक क्या हो। तो अंक ज्योतिष में 1 से 9 अंक तक का हम प्रयोग करते हैं एकल अंक में ही। इससे दो इस अंक एकल अंक में ही हम प्रयोग करते हैं और 1 से 9 अंक तक के प्रयोग करते हैं। शून्य को नहीं करना में लेते, क्योंकि शून्य अनिश्चितता को दर्शाता है। साथ ही साथ ये जो 1 से 9 अंक हुए, यदि हमें 2 अंकों का समूह मिलता है तो हम 2 या 2 से ज्यादा, तो ऐसी स्थिति में हम सभी अंक प्रयुक्त हुए अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित कर देते हैं और तब गणना करें। और ये एकल अंक जो होते हैं 1 से 9 तक, यदि बुध 5 अंक को देखें तो ये मध्यस्थता का काम करता है, क्योंकि 1 और 9 के बीच का मध्य का अंक। और इन 1 से 9 अंक जो हैं, ये विभिन्न ग्रहों से संबंध रखते हैं, विभिन्न ग्रहों से संबंध है। और 1 को सूर्य, 2 को चंद्रमा, 3 को बृहस्पति, 4 को राहु, 5 को बुध, 6 का शुक्र, 7 का केतु, 8 का शनि, 9 का मंगल स्वामी होते हैं। ग्रहों की अंकों की उपयोगिता के अनुसार 1 को राजा या सरकार से, 2 को रानी या डिप्लोमेट से, 3 को गुरु या सलाहकार से, चौथा को सात तत्वों से या नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों से, 5 को राजकुमार से, 6 को मंत्री से या सुख सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्तियों से, 7 को धर्मगुरु या ऐसे व्यक्ति जिसे प्रकृति द्वारा भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो, 8 को अधीनस्थ कर्मचारियों से, और धर्मगुरु से, सॉरी 7 को धर्मगुरु से, और जिसे किसी भी घटना का पूर्वाभास हो, 8 को समाज के नीचे तबके के लोग, अधीनस्थ कर्मचारी, नौकर चाकर आदि से, और 9 को सेनापति, डॉक्टर, ब्लड और पुलिस। तो इन अंकों को हम इन विभिन्न नामों से जानते हैं और इनको उपयोगिता करते हैं। जब हम जन्म लेते हैं तो हमें उपहार के रूप में ईश्वर कुछ अंक देते हैं, जो जन्म तिथि के रूप में देते हैं, यानी जन्म तिथि और वर्ष। तो जन्म और तिथि जो है 2 अंकों का, 1 या 2 अंकों का हो सकता है। तिथि माह 1 या 2 अंकों का भी हो सकता है, और रोज वर्ष 4 अंकों का हो सकता है। इनमें प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित कर देते हैं, फिर अंकों को जोड़। तो पहला अंक जो 28 अंक है, उसका जोड़कर 1 अंक होता है और उसे मूलांक है। फिर 10 का अंक 1 देता है, तो 1 को गणना में लेते हैं, जहां सब पूरी पूरी गणना हमारा आसान हो जाता है, क्योंकि सभी को हम एकल अंक में परिवर्तित कर देते हैं। और 1963 को भी देखें तो यह भी 1 देता है। 9, 10 है, 16 के 19, यानी 1 दे रहा है। तो कुल मिलाकर उनको भी एकल अंक में परिवर्तित करते हैं। अब उसके बाद मूलांक भाग्यांक निकालते हैं। मूलांक तिथि को जब एकल अंक में परिवर्तित करते हैं वो मूलांक कहलाता है, जो ड्राइवर कहला होता है। और तिथि माह और वर्ष को जब जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित करते हैं तो भाग्यांक होता है। 30 जातक का जन्म जो 28/10/1963 को हुआ है, ये इनका मूलांक 1 है, भाग्यांक 3 है। आप पूरे जन्म विवरण को भी पढ़ें तो इनका सारे अंक जो तिथि माह वर्ष हो, सभी के जो अंक होते हैं जोड़ने पर एक ही बनते हैं, 1 अंक। अब कुछ और अंक इससे निकालते हैं, जैसे एंजल नंबर वर्ष से निकलता है, वर्ष के अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित करते हैं। और फिर पुरुष के लिए उसमें से 11 में से उसे घटाते हैं, महिला को के लिए 4 को उसमें जोड़ते हैं, तो वह एकल अंक बनता है, एंजल नंबर। उसी तरह एटीट्यूड नंबर, अचीवमेंट नंबर हम बनाते हैं। एटीट्यूड नंबर, अचीवमेंट नंबर तिथि और माह के अंकों को जोड़कर बनाते हैं। इसमें यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि 2 अंक आपके लिए लिखा हुआ है, और वही 2 अंक
28 और 10 को जो जोड़ते हैं तो 2 अंक बनता है, और वही 2 अंक अचीवमेंट नंबर होता है। अचीवमेंट नंबर 2 अंक मतलब जातक का 2 बनता है, कंडक्टर 3 बनता है, ड्राइवर 1 बनता है। ड्राइवर व्यक्ति का आंतरिक भविष्य, आंतरिक पर्सनालिटी बताता है, इनर कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है। कंडक्टर जातक को का गोल कहाँ है, वो लक्ष्य कहाँ है वो बताता है, और जीवन का। और अचीवमेंट नंबर, एटीट्यूड नंबर यह दर्शाता है कि जातक भविष्य के लिए, अचीवमेंट नंबर जातक दुनिया को कैसा दिखता है, आउटवर्ड पर्सनालिटी कैसा, ये सभी हम उन अंकों से जानते हैं। लेकिन ये सारे अंक जितने होते हैं सब स्टैटिक होते हैं, क्योंकि इन्हें बदला नहीं जा सकता, ये ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंक। मूलांक और भाग्यांक आपस में शत्रु नहीं हो। जिस तरह से अगर व्यक्तिगत लाइफ में भी देखें कि ड्राइवर और कंडक्टर अपने आपस में दुश्मनी है, तो बस की जो है हालत खराब होती है, आमदनी भी असर करता है, साथ ही साथ सुचारू रूप से बस नहीं चलती। उसी तरह से ड्राइवर और कंडक्टर प्रैक्टिकल लाइफ में यदि शत्रु हो गए, फिर हमारे जीवन में बाधा ही बाधा है। इनको संतुलित कैसे किया जाए? संतुलित करने के लिए हम ऐसे अंकों का को खोजते हैं जो इन्हें ऐसे अंक दें जो दोनों का मिलकर। अब आप देखेंगे कि ये अंक यहाँ के जो ड्राइवर और कंडक्टर हैं ये स्टैटिक है, और जो हम नया नंबर लाएंगे वह कहाँ से लाएंगे, यह प्रश्न उठता है। तो मोबाइल अंक अगर हम लाते भी हैं तो मोबाइल का जब प्रयोग होगा तभी एनर्जी देगा। सबसे अच्छा होता है नाम, यानी नाम यदि से कुछ निकले तो सबसे बेहतर है। नाम से कैसे निकलेगा? तो नाम से नामांक निकलता है। ये नाम जो होता है ईश्वर द्वारा प्रदत्त, हमें जनतिथि के रूप में अंक में मिलते हैं, उपहार के रूप में। और हमारे दूसरे देवता यानी माता पिता या पूर्वज, ये हमें देते हैं अंक, हमें नामांक। नामांक में नाम का पहला अक्षर और नाम का अंतिम योग, नाम का जो नामांक होता है वह उपयोगी होता है। वह ड्राइवर और कंडक्टर का नाम का पहला अक्षर और नामांक शत्रु नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह मैक्सिमम ऊर्जा देता है, डायनेमिक होते हुए भी स्थिर रहता है, और यह मैक्सिमम ऊर्जा देता है। ऊर्जा देने के क्रम में ऊर्जा देने के क्रम में ग्रह या अंक ये भी देखते हैं कि अब अंक का रिपीटिशन कितना है। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन आज चलिए देखते हैं नाम अंकों को नामांक से कैसे करें, कैसे नामांक से उसको ठीक करने का कोशिश करें। तो आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि आप यही कह रहे होंगे कि नाम में तो अल्फाबेट्स होते हैं, नामांक कहाँ से होगा? तो जी हाँ, नाम में अक्षर जब होते हैं तो उन अक्षरों को, नाम में प्रयुक्त हुए अक्षरों को उनके अंकीय मूल्य से परिवर्तित कर लेते हैं, फिर जोड़ लेते हैं। उदाहरण स्वरूप यदि किसी जातक का जन्म 28/10/1963 का हुआ है तो मूलांक उनका 1 होता है, पाठ्यांक 3 होता है, कर्म का अंक ये 8 होता है, और जो नामांक जो हुआ 8 हुआ, कंडक्टर इसका 3 होता है। अब ये 1 8 देखिए, आप देखिए देखेंगे कि नाम और इनका शत्रु नहीं होना चाहिए। इसे हम थोड़ी देर में विवेचना करते हैं। अब आप यदि ना, हमने क्या किया, अल्फाबेट्स को, जो अल्फाबेट्स है नाम का, उसके अंकीय मूल्य से उसको परिवर्तित कर फिर जोड़ देते हैं, और जो जोड़ते हैं वही अंक इसका नामांक होता है। नामांक में हम ये देखें, देखना जरूरी है कि नाम का पहला अक्षर ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु नहीं हो, और नाम का जो अंतिम अक्षर नामांक है वह भी ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु ना हो। तो चलिए सूची देखते हैं, आप क्योंकि आप आतुर हो रहे हैं आखिर वो एनिमी नंबर क्या है। तो आप देखे होंगे कि 1 का, जातक का जो जन्म है वह मूलांक 1 है और भाग्यांक 3 है। इसे आप जोड़ नोट करके रखें।
इसी तरह अगर 1963 को जोड़ते हैं, 9 × 10 = 16 तो 19 होता है, 1 होता है यहाँ भी, और पुरुष को इसमें से माइनस करते हैं 11 में से, तो 10 बनता है, यानी 1। उसके बाद एंजल नंबर निकालते हैं, तो 28 10 और 28 में से 1 निकला, 10 में से 1 निकला, 1 1 2 होता है। तो जो इनका एटीट्यूड नंबर 2 निकलता है, एंजल नंबर 1 निकला, ड्राइवर 1, कंडक्टर 3। अब ये देखिए इनका नाम का जो पहला अक्षर है वह क्या है और नामांक कैसा है। तो आप देखेंगे कि नामांक 8 पर जाता है, जो कि 1 का शत्रु। उसी तरह नाम का पहला अक्षर 6 पर जाता है, 1 का तो शत्रु नहीं है, लेकिन 3 के बहुत ज्यादा शत्रु। तो नाम का पहला अक्षर इनका गलत है और नाम का नामांक भी गलत है। यही वजह है कि इनका लाइफ थोड़ा स्ट्रगल रहा है। ये नाम है उर्जित पटेल, एक्स गवर्नर आरबीआई। तो ये सूची आपके समक्ष हमने रखी। जहां तक उर्जित पटेल, एक्स आरबीआई गवर्नर, इनका जन्म नैरोबी में हुआ था। इस प्रकार हम जो अंकों का, जहां अल्फाबेट्स यूज है, वहां भी हम अंक अंक जो इसके अनुसार उनका भी हम अंकीय मूल्य निकाल सकते हैं। उसी तरह से शहर का नाम, गाड़ी की का टोटल, आदि आदि। और जहां भी अल्फा न्यूमरिक यूज होते हों, उदाहरण स्वरूप अल्फा न्यूमरिक पासवर्ड में यूज होता है, वो सबका योग ही जो है ऊर्जा देता है। लेकिन ऊर्जा जब प्रयोग करते हैं उस समय देता है। उदाहरण के लिए गाड़ी का ऊर्जा, जिसमें गाड़ी चलाएंगे उस समय होगा। मोबाइल, जो मोबाइल चला रहे हैं, अगर 2 3 सिम रखे हुए हैं तो उसका ऊर्जा देगा। इसी प्रकार ऊर्जा देता है। 8, ये आपके पास जो सूची है शत्रु अंकों की, तो आप देखेंगे इसमें कि कुछ अंक ऐसे हैं 4 7 8 9, जो अपने के ही शत्रु हैं। यानी 4 का शत्रु 4 है, 7 का शत्रु 7 है, 8 का शत्रु 8 है, 9 का शत्रु 9 है। कुल 9 अंक होते हैं। और 8 अंक को भी देखें, 5 अंक, यानी अधिकांश अंक इनके शत्रु हैं। वहीं 9 अंक को भी देखेंगे तो 5 अंक इनके अधिकांश अंक हैं जो शत्रु हैं। यदि 2 अंक और 9 अंक दोनों मिल जाते हैं तो 2 9 के भी शत्रु हैं, और एक तो कॉमन होगा कि 9 के 2 शत्रु, और शेष अगर हम जनतिथि में देखते हैं तो और भी शत्रु निकलते हैं। इसलिए सावधानी बरतनी अत्यावश्यक। जहां तक 63वें साल से गुजर रहे हैं, जो कि 3 का शत्रु नहीं है, 1 का भी शत्रु नहीं है, इसलिए ये जातक इस शुभता की। एक पर्सनल ईयर भी निकालते हैं। पर्सनल ईयर निकालते हैं तिथि में 28, जो आज के इनका तिथि 28 10 1963 है। 1963 को हम करंट ईयर में रिप्लेस करते हैं, तब निकालते हैं। तो आप अगर देखेंगे तो 28 का 1 बनता है, एक फिर माह का बनता है, तो 1 1 2 हुआ, और वर्ष का 9 बनता है, यानी दोनों मिला करके फिर 2 हुआ। तो ये 2 जो है उनके 2 अंकों का आपस में, 2 अंक उनके महत्वपूर्ण होंगे। 2 अंक भी 1 के शत्रु नहीं है और 3 के भी शत्रु नहीं है। इसलिए 2 और 9 जो अंक हैं, ये शत्रु अंक कम है, गुस्सा ज्यादा है, क्योंकि 1 और 8 का तालमेल अच्छा नहीं। इनका 1 का 8 का तालमेल और 3 का 6 का तालमेल, इसलिए बाधाएं खूब आएंगी जीवन में, स्ट्रगल रहे होंगे। ये सारी बातें अंक ज्योतिष से हम सीखते हैं। अब आपको हम ले चलते हैं आज के अंक क्या होगा। आज का अंक 28 10 2025, मूलांक 1, भाग्यांक 2। और आज के अंक जो कह रहे हैं, आज का अंक जो है मूलांक, विभिन्न मूलांक वाले जातकों के लिए ये भाग्यांक आज का क्या बता रहा है। तो 2 अंक है। आप ये देखें कि 2 अंक का विभिन्न मूलांक वालों से कैसा संबंध।
तो इनके मित्रता के संबंध है 1 अंक वाले, 2 अंक वाले, 3 अंक वाले और 5 अंक वाले। यानी किस कोई भी जातक 1, 10, 19, 28 को किसी भी माह का जन्मा, 2, 11, 20, 29 को जन्मा, 3, 12, 21, 30 को जन्मा और 5, 14, 23 को जन्मा, तो इनके लिए 1 अंक शुभकारी, मतलब आज का जो अंक है वह शुभकारी, शुभ फल की ओर इंगित कर रहे हैं। वहीं यदि आज का जन्म तिथि 4, 13, 22, 31 को होता है किसी जातक का, 8, 17, 26 को होता है, 9, 16, 27 को होता है, पुनः बता दें, आज का अंक यदि किसी जातक का जन्म तिथि किसी भी माह का 4, 13, 22, 31 को, 7, 16, 25 को, 8, 17, 26 को, 9, 18, 27 को होता है, तो उसके लिए भी अच्छा होने के सावधान रहने की आवश्यकता है। क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, कोई किसी बात पर बात विवाद से दूर रहे, वाहन चलाते समय सावधान रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आज का दिन, जो ये अंक बता रहे, अंक आज के बता रहे हैं कि 1 मूलांक वाले, 2, 1, 2, 3, 5, 6 मूलांक वालों के लिए आज का दिन शुभ है। वहीं 4, 7, 8 और 9 मूलांक वाले जातकों के लिए दिन अशुभता के संकेत मिलते रहे। तो अंक यही कह रहे हैं, आज के अंक बता रहे हैं कि 1, 2, 3, 5, 6 अपनी खुशियां मनाओ सावधानी से, और 3 और 4, 7, 8, 9 आप सावधान रहें, शुभता की संभावना कम जच रही है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको लेकर आए हैं और लगभग हार्दिक शुभकामनाएं। आपके लिए शुभकारी हो, आपकी मनोकामना पूर्ण हो, और धन से आपके जो है ऊर्जा से भरे हों आने वाले दिन। इन्हीं कामनाओं के साथ सूर्य देव को नमन करते हुए हम हार्दिक बधाई देते हैं छठ पर। और इस प्रस्तुति को आप उसके साथ बने रहने के लिए आपको धन्यवाद। यदि इस प्रस्तुति का आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को भी दबा दें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उससे लाभान्वित हो सके। यदि आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो नए पुराने सभी सब्सक्राइबर से अनुरोध है कि साझा को प्रस्तुति करें अपने मित्रों परिजनों का शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी प्रस्तुति से लाभ उठा सकें और अपने जीवन को सफल और समृद्ध बना सकें। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में आपका सुझाव अपेक्षित है, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना को आपका सुझाव अपेक्षित है, ताकि हम अपनी प्रस्तुति को और बेहतर उपयोगी बना सकें। त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। यदि कुछ त्रुटि हुई हो तो हमें सुझाव के तौर पर जरूर बताएं। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय सूर्यदेव, जय श्री राम, जय हनुमान, जय मंगल।